सप्लाई साइड पॉलिसी के क्या क्या मेजर्स, क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं, क्या किस किस तरह की पॉलिसी हो सकती है सप्लाई को बूस्ट करने वाली। सिलेक्टिव टैक्स इंसेंटिव्स। अब सबसे पहली बात, जब गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाती है तो इंडिविजुअल्स जो है उनके पास डिस्पोजेबल इनकम कम बचती है। जब गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाती है तो डिस्पोजेबल इनकम क्या कम बचती है। और अगर इन इंडिविजुअल्स के पास ऑप्शन हो किसी दूसरे मुल्क में सेटअप करने का और इनका कोई रूहानी ताल्लुक, कोई स्पिरिचुअल या कोई नेशनल कनेक्शन ना जुड़ा उस मुल्क के साथ जहां पर ये ऑलरेडी है, और देखिए टैक्स रेट ज़्यादा हैं और अब हमारे पास डिस्पोजेबल इनकम कम हो गई है इससे, और एग्जैक्टली सेम मुल्क, एग्जैक्टली इसी तरह का मुल्क, इसी तरह की लिविंग कंडीशंस वाला, इसी तरह के लिविंग स्टैंडर्ड्स वाला कोई दूसरा मुल्क है जहां बाकी सब सेम है, बस टैक्स रेट कम है और इनकम ज़्यादा बचेगी, तो ये वहां जाना पसंद करेंगे। सही, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ना जाएं। शायद फैमिली होती है, उनका अगर ग्रैंड पेरेंट्स वही हैं, उनका बर्थ कंट्री ऑफ बर्थ है, वो तो वो नहीं जाना चाहेंगे। बट अगेन फिर भी इतना टैक्स हो गया कि कुछ बच नहीं रहा लिविंग स्टैंडर्ड के को सस्टेन करने के लिए, तो फिर मूव आउट कर जाएंगे, राइट। सो टैक्स बढ़ना वो इंडिविजुअल्स को डिस्करेज करता है कहीं पर काम करने से। इसी तरीके से टैक्सेस का बढ़ना कमर्शियल सेक्टर के अंदर वो बिजनेसेस को डिस्करेज करता है वहां सेटअप होने से, ठीक है ना, क्योंकि बिजनेसेस का प्रॉफिट टैक्सेस बढ़ने से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर गवर्नमेंट टैक्सेस को गिरा दे तो ये भी एक तरह की सप्लाई साइड पॉलिसी बनी। हालांकि टैक्स गिराना किसका पार्ट है, फिस्कल पॉलिसी का, लेकिन डिमांड साइड पे फिस्कल पॉलिसी की नजर, डिमांड साइड की नजर से अगर फिस्कल पॉलिसी को देख रहे हैं तो टैक्सेस गिराने से क्या होगा, लोग परचेज ज्यादा करेंगे, डिमांड ज्यादा करेंगे, राइट, डिमांड साइड हो गई। और टैक्स अगर बिजनेसेस पे गिरा दिए, बिजनेसेस के इनकम टैक्स कम कर दिया ना, कि बिजनेस का जो प्रॉफिट होता है, कंपनीज का जो प्रॉफिट होता है, उसके ऊपर कॉर्पोरेशन टैक्स अगर कम कर दिया तो ये सप्लाई साइड पॉलिसी कहलाएगी कि मजीद कॉर्पोरेशन खुलेंगे आपके मुल्क में और सप्लाई बढ़ेगी, राइट। सो यहां पर आप जब ये पैराग्राफ पढ़ेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई मेंट हियर। तो यहां पर एक मिसाल और है, अगर गवर्नमेंट टैक्स को लेकर एक इंसेंटिव दे दे कि वो बिजनेसेस जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर स्पेंडिंग करते हैं, तो जितनी स्पेंडिंग करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, लेट्स सपोज उसका उनको 2% जो है टैक्स क्रेडिट मिलेगा। मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या होता है, बिजनेस इनोवेशन के ऊपर कितना स्पेंड कर रहा है। अब एक बिजनेस है जिसका प्रॉफिट बना मिसाल के तौर पे $450,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, और 20% टैक्स इसके ऊपर लगा, कॉर्पोरेशन टैक्स लगा, और 20% होता है $90,000, ठीक है। तो इस बिजनेस के पास कितना बच गया, $360,000 इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचा, राइट। वैसे लेकिन अगर इस बिजनेस ने लेट्स सपोज रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट किया हुआ था तकरीबन $20,000, तो उसका 2% कितना होता है $20,000 का, $400, ठीक है। तो $400 का टैक्स क्रेडिट भी मिला, मतलब टैक्स के ऊपर छूट मिल गई। तो टैक्स कितना था, $90,000, तो अब $90,000 नहीं रहा बल्कि $90,000 में से $400 कम हो गया, तो कितना बचा, $89,600 बचा, सही। तो ये एक तरह का, और सिर्फ एक टैक्स क्रेडिट नहीं है ना, और भी हो सकते हैं कि डोनेशन जितने दिए बिजनेस ने उस पर भी टैक्स क्रेडिट है वगैरह वगैरह, तो ये होता है। लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर टैक्स क्रेडिट अगर बिजनेस को मिल जाता है तो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगा ज्यादा, जितनी ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगा उतनी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेके आएगा, जितनी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स होंगी वो उतनी एफिशिएंट होंगी, उतनी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होंगी, उतनी चीप होंगी, सही है। तो जितनी चीप एंड एफिशिएंट होगी उतना ही ज्यादा, जितनी चीप एंड एफिशिएंट प्रोडक्ट्स आप बना रहे हो लिमिटेड रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके, तो उतनी ज्यादा रिसोर्सेज कंजर्व भी होंगी, नंबर 1। तो कोई और बिजनेसेस भी फिर रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक है। साथ में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की वजह से जो एफिशिएंट प्रोडक्ट निकली, हो सकता है वो इंटरनेशनल कॉम्पिटेटिव मार्केट के अंदर एक नई प्रोडक्ट सामने आए बन के, बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट बन के आए, तो इंटरनेशनल मार्केट भी शायद उसको डिमांड करे। तो जब ही तो आईफोन दुनिया भर में डिमांड किया जाता है कि वो हर साल आईफोन या सैमसंग वैसे नेक टू नेक कम्पीट कर रहे होते हैं कि हर साल उनकी पिछली प्रोडक्ट से बेहतर प्रोडक्ट लेके आ रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर करते हैं,
सही। अच्छा, गवर्नमेंट जो है वो चाहती है बिजनेसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक्सपेंडिचर करे ताकि वो बिजनेस एफिशिएंट हो जाए और सेम रिसोर्सेज को यूज करते हुए वो ज्यादा प्रोडक्शन कर सके, मतलब और प्रोडक्टिव हो जाए। तो इससे क्या होगा, सप्लाई बढ़ जाएगी ना मार्केट में। सही। तो गवर्नमेंट ये चीज को अट्रैक्ट करने के लिए क्या कर रही है, एक इंसेंटिव दे रही है कि अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो उतने के ऊपर हम आपको 2% जो है टैक्स में माफी देंगे। ये 2% को 10% मत कर देना, 10% लाइक ये छोटी छोटी परसेंटेज है, एक जगह नहीं बहुत सारी जगहों पे गवर्नमेंट टैक्स कंसेशंस दे सकती है ना, तो वो बहुत से मिल मिला के कोई बहुत बड़ा कंसेशन भी बन सकता है। बहरहाल इसी तरीके से सिलेक्टिव सब्सिडीज, गवर्नमेंट सब्सिडीज देना शुरू हो जाए प्रोडक्शन सेक्टर को। एक होता है कंजम्पशन सेक्टर जो हाउस होल्ड है, इंडिविजुअल्स है, उनको सब्सिडीज दे रहे हैं ताकि वो अफोर्ड कर सके कोई चीज। तो वो वाली जो सब्सिडीज है जो लोगों को अफोर्ड करने के लिए मिल रही है, वो वाली सब्सिडीज जो लोगों को कुछ अफोर्ड करने के लिए मिल रही है कंजम्पशन। फॉर एग्जांपल लोगों के लिए ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाए, तो ऐसी कोई सब्सिडीज, या खाना पीने की कोई बेसिक नीड्स वाला, फॉर एग्जांपल आटे के ऊपर सब्सिडी दे दी, तो जहाँ बेसिक नीड या हेल्थ सर्विसेज पे मतलब हेल्थ वो कि जो कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट्स है उसके ऊपर सब्सिडी मिल जाए अगर लोगों को, तो वो मेडिकल ट्रीटमेंट्स की डिमांड ज्यादा करेंगे। दैट्स अ डिमांड साइड पॉलिसी कि लोगों को कंजम्पशन पे सब्सिडी मिले। साथ में अगर बिजनेसेस को प्रोडक्शन पे सब्सिडी मिल रही है, दैट वुड बी अ सप्लाई साइड पॉलिसी। क्लियर है? तो सब्सिडी देना गवर्नमेंट स्पेंडिंग में आ जाता है, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग है फिस्कल पॉलिसी। सही है। और फिस्कल पॉलिसी को हमने देखा डिमांड साइड पॉलिसी की नजर से, पहले फिस्कल पॉलिसी को सप्लाई साइड पॉलिसी की नजर से देखना चाहो तो क्या है कि अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है इसलिए कि जो सप्लायर्स हैं उनके लिए आसानी हो, जैसे कि गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है फार्मर्स को ताकि वो ट्रैक्टर सस्ते में खरीद सके, तो ट्रैक्टर खरीद लेंगे और इससे सप्लाई बढ़ जाएगी एग्रीकल्चरल आउटपुट की। तो एक्चुअली ये मिसाल जो मैंने वहां दी थी वो जनरली दे दी थी, लेकिन एक्चुअली वो सप्लाई साइड पॉलिसी की तरफ गिरनी चाहिए वाली मिसाल। ठीक है, क्योंकि वो सप्लाई को बढ़ाने में मदद देगी। इंप्रूविंग एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जब गवर्नमेंट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के ऊपर इन्वेस्ट करेगी, अपनी जनरल जो आवाम है उसकी ट्रेनिंग के कोई प्रोग्राम्स निकालेगी कि एआई के ऊपर ट्रेन करने के लिए प्रोग्राम गवर्नमेंट का निकाला हुआ है, अगर डिज़ाइनिंग के ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ऊपर बच्चों को स्किल करने के लिए प्रोग्राम निकाला हुआ है, उनको मल्टीपल लैंग्वेजेस सिखाने के प्रोग्राम्स निकाले हुए, उनको कोई भी टेक्निकल स्किल सिखाने के गवर्नमेंट ने प्रोग्राम्स निकाले हुए हैं। ये सब कुछ क्या है, ये लोगों के एजुकेशन ट्रेनिंग को इंप्रूव करेगी, तो स्किल्ड हो जाएगी लेबर। जब स्किल्ड हो जाएगी, जब लेबर अवेलेबल होगी, तो इससे क्या होगा, प्रोडक्शन एक्टिविटी होने में आसानी होगी। ठीक है। लेबर मार्केट रिफॉर्म्स, लफ्ज रिफॉर्म आ जाए जहां, उसका मतलब बेहतर बनाना, रिफॉर्म करना किसी भी चीज को बेहतरी की तरफ। लेबर मार्केट का ताल्लुक LABOR जो है ना अमेरिकन में होता है, और LABOUR ब्रिटिश इंग्लिश में होता है। ठीक है, दोनों ही सही है। तो लेबर मार्केट का सप्लाई से बहुत बड़ा ताल्लुक है, क्योंकि एक सप्लायर को जो इनपुट चाहिए उसमें लेबर भी तो एक इनपुट है, लैंड भी एक इनपुट है, लेबर भी इनपुट है, कैपिटल एक इनपुट है। ठीक है, तो ये सब इजी होंगे तो सप्लायर अपनी सप्लाई बढ़ाएगा, बिजनेसेस मजीद खुलेंगे, राइट। तो उसमें से एक लेबर भी है। लेबर को लेकर अगर गवर्नमेंट ने, एक तरफ तो पॉलिसी लेबर के हक में बनाती है गवर्नमेंट, ठीक है ना, टू फैसिलिटेट लेबर्स, कि उनकी वर्किंग कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए, उनको वेज रेट फेयर मिलना चाहिए, और डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, अनफेयर डिसमिसल नहीं होना चाहिए कि उनको अनफेयरली जॉब से निकाल, ऐसा सब नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए। एक तरफ ये है, लेकिन ये चीज़ें एक एक करके रेगुलेशंस बढ़ते जा रहे हैं, और बिजनेस के लिए फिर ये हर चीज़ फराहम करना कॉस्ट बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने अगर रेगुलेशन दी कि जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनको प्रॉपर हेलमेट्स पहनाने, उनको प्रॉपर अपर किट्स पहनाने, उनको प्रॉपर टूल्स देने, उनकी किट्स ऐसी होनी चाहिए जिसमें वो टूल्स रख सके अपने। ठीक है, तो ये इतने सारे हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोसीजर्स के ऊपर फिर बहुत सारा खर्चा भी तो होगा ना, सही है। जबकि एक ऐसा दूसरा बिजनेस दूसरी कंट्री के अंदर ले लो, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज पे कोई रेगुलेशन नहीं है, तो वो अपने मजदूर को बुलाएंगे और ऐसे ही कोई टूल्स इक्विपमेंट्स देंगे और किसी भी जगह चढ़ के बोलेंगे काम करना शुरू हो जाओ, शायद हेल्थ एंड सेफ्टी इक्विपमेंट ही ना दे। सही है। और एक दूसरा, एक पहला मुल्क है जो कह रहा है कि हर 2 घंटे के काम के बाद जो है ना, आप लगातार 2 घंटे काम के बाद फिजिकल वर्क अगर तो 1 घंटे का रेस्ट देंगे। तो इस तरह तो टोटल 8 घंटे में 2 घंटे काम किया, 1 घंटा रेस्ट, 2 घंटे काम किया, 1 घंटा रेस्ट, तो 6 घंटे तो यूँ चलेगा, फिर 2 घंटे और काम किया, तो मतलब टोटल 6 घंटे का काम हुआ हो पाया, टोटल 2 घंटे का रेस्ट हुआ।
ठीक है। जबकि एक और जगह जहां ये कोई रेगुलेशन नहीं है, बस क्या है कि ब्रेक दे देंगे खाने का, तो आधे घंटे का खाने का ब्रेक दे दिया, तो 8 घंटे में से आधे घंटे का ब्रेक मिला, तो 7.5 घंटे काम किया। तो जहां बल्कि लेबर आवर्स अगर उससे ज्यादा 8 घंटे से ज्यादा तो 10 घंटे शायद काम किया, रेगुलेशन ही नहीं है, तो उसके लिए चीप है ना प्रोडक्शन। तो एक तरफ लेबर को फैसिलिटेट करने की पॉलिसीज है तो बिजनेस के लिए एक्सपेंसिव हो रहा है, दूसरी तरफ अगर लेबर को नजरअंदाज कर दिया, इग्नोर करके बिजनेस के लिए एफिशिएंट कर दिया, मतलब कोई भी रेगुलेशन नहीं लगाया, तो फिर लेबर के लिए खराब है, लेबर को नुकसान पहुंच सकता है, कुछ लग सकता है, इंजरी हो सकती है। तो दोनों के बीच में कोई बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ेगा, ठीक है, स्ट्राइक द बैलेंस इन बिटवीन, के फैसिलिटेट लेबर्स को भी करना है और फैसिलिटेट बिजनेसेस को भी करना है, ऐसी लेबर मार्केट पॉलिसीज बनानी है, ठीक है, कि मतलब ट्रेड यूनियंस भी अलाउ करनी है, ट्रेड यूनियंस भी गवर्नमेंट ने अलाउ करनी है टू फैसिलिटेट लेबर्स, लेकिन ट्रेड यूनियंस की पावर्स को लिमिट भी करना है टू फैसिलिटेट सप्लायर्स, सही है। तो जाके आपकी जो है ना लेबर मार्केट की आपने अच्छी एक रिफॉर्म क्रिएट की, ठीक है। तो लेबर मार्केट रिफॉर्म्स क्यों करते हैं? ताकि लेबर आपके पास सस्टेनेबली अवेलेबल रहे काम करने के लिहाज से, और सप्लायर भी लेबर को अफोर्ड कर सके, लेबर की वर्किंग कंडीशन इतनी ज़्यादा रीजनेबल ना हो कि आपको जो है ना मिसाल के तौर पे जो वेज रेट बनना चाहिए आपका फेयरली, आप उससे बहुत ज़्यादा वेज रेट लेबर मांग रही है, और ट्रेड यूनियन कह रही है अगर वेज रेट नहीं मिलेगा तो हम स्ट्राइक्स करेंगे। तो गवर्नमेंट हो सकता है ऐसे पॉइंट पे जो है ना एम्प्लॉयर जो है जिसने हायर किया लेबर को, हो सकता है एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल्स में केस लेके जाए कि ट्रेड यूनियन जो है ना एक्सप्लॉइट कर रही है अपनी पोजीशन को, तो वहाँ पर हो सकता है एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल जो है वो डिसमिस कर दे ट्रेड यूनियन के जो भी वहाँ के उसके चेयरपर्सन हैं, और कोई दूसरे आ जाए, यू नो। तो वाई टू डू सो, ताकि बिजनेस ऐसा ना हो ना कि बिल्कुल ही लेबर्स का शिकार हो जाए, ना बिजनेस खुद शिकार करे लेबर को, ना बिजनेस खुद लेबर का शिकार हो जाए। इट शुड बी समथिंग इन बिटवीन, तब जाके आपकी सप्लाई साइड पॉलिसी एक अच्छी बनेगी लेबर मार्केट के हवाले से। तो बिजनेस गवर्नमेंट्स ऐसी लेबर रिफॉर्म्स चाहती हैं जिससे लेबर मार्केट सस्टेनेबली इंप्रूव्ड रहे, बिजनेस के लिए भी और खुद लेबर के लिए भी, ऐसी पॉलिसी। कंपटीशन पॉलिसीज, गवर्नमेंट्स नहीं चाहती कि मोनोपोली बने, गवर्नमेंट्स नहीं चाहती कि मोनोपोलीज बने, क्योंकि जितनी ज्यादा मोनोपोली हुई, ठीक है ना, अगर मोनोपोली के करीब हुई मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है, जितना ज्यादा मोनोपोली के करीब मार्केट स्ट्रक्चर हुआ उतना स्ट्रॉन्ग सप्लायर हो गया, और उसके बाद सप्लायर के पास अगर कंपटीशन नहीं है ना, तो हो सकता है एफिशिएंट यूज का मतलब वो, अगर सप्लायर के पास कंपटीशन नहीं है ना, तो हो सकता है वो अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज का एफिशिएंटली यूज भी ना कर रहा हो, और यू नो वेस्टेज भी बहुत कर रहा हो, पोल्यूशन भी बहुत मचा रहा हो, और लोग जो है ना लोगों से प्राइसेस भी हाई चार्ज कर रहा हो अपनी प्रोडक्शन के ऊपर। दूसरी तरफ परफेक्ट कंपटीशन एक स्टेट है जो आपको बताई भी है, क्योंकि मतलब एक एक्सट्रीम में खाली लाई नहीं करता असल वर्ल्ड के अंदर, मतलब हाईली यहाँ पर हो सकते हैं, यहाँ पर हो सकते। गवर्नमेंट चाहती है जितना ज़्यादा कॉम्पिटेटिव वो मार्केट, ठीक है। इसको करने के लिए गवर्नमेंट एंटी कॉम्पिटेटिव प्रैक्टिसेस को डिस्करेज करती है। मतलब कि अगर 3 सप्लायर थे टोटल, या डुओपॉली थी, 2 बिजनेसेस थे, वो मिलके मोनोपोली बन गए, गवर्नमेंट नहीं अलाउ करेगी। गवर्नमेंट वैसे ही चाह रही है कि टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में और सप्लायर ऐड हो, ताकि हमारा सप्लाई कर्व जो है यहाँ से आगे शिफ्ट हो, राइट। यहाँ तो सप्लायर कम हो रहे हैं, और एक बड़ी मोनोपोली बन रही है, तो गवर्नमेंट नहीं चाहेगी, ठीक है। गवर्नमेंट चाहेगी कि मार्केट में एंट्री बैरियर्स ना हो। अब जो मोनोपोलिस्ट हैं या जो भी ओलिगोपोली में चंद सप्लायर्स मिलकर प्राइस फिक्सिंग कर दे कि हम इस प्राइस पे बेचेंगे, ठीक है, और नया एंट्रेंट आता है मार्केट के अंदर, सोचता है कि यार ये तो हाई प्राइसेस मिल रहे हैं किसी प्रोडक्ट को, अगर मिसाल के तौर पे जो ओलिगोपोली है वो कहते हैं हालांकि वो इक्विलिब्रियम यहाँ सेट हुआ है, ठीक है ना, प्राइस 1 के ऊपर इतनी क्वांटिटीज। अब अगर नया सप्लायर आ सकता है, वो देखता है कि यार इतने ज्यादा प्राइस अगर मिल रहे हैं, तो कोई भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो चाहेंगे कि यार अगर ये बिजनेस लाइन ऐसी है, इसमें इतना अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो आना चाहेंगे बिजनेस के अंदर, और गवर्नमेंट को अच्छी लगेगी ये बात, ताकि सप्लायर कर्व और सप्लायर आए तो आउटवर्ड शिफ्ट हो। जब आउटवर्ड शिफ्ट होगा तो प्राइसेस नीचे की तरफ जाएंगे ना, राइट। लेकिन जब देखा ना इन चंद सप्लायर्स ने कि यार हम तो प्राइसेस ज्यादा चार्ज कर सकते हैं, लेकिन कोई आए उससे पहले हम जो है ना यहाँ प्राइसेस ले आते हैं,
कुछ टाइम के लिए, क्योंकि जो नया बंदा आया ना वो इक्विलिब्रियम पॉइंट को यहाँ देख रहा है प्राइस 2 पे, लेकिन अगर हम प्राइस 3 पे ले आते बिल्कुल लो प्राइसेस चार्ज करते कि नया बंदा सर्वाइव ही ना कर पाए, सही है, क्योंकि ये तो पुराने एस्टेब्लिश्ड है ना, इनके पास तो इतने बैक लॉग ऑफ प्रॉफिट्स इतना होगा कि सस्टेन कर जाएंगे, तो सप्लायर आते ही भाग जाएगा, जब आते ही भाग जाएगा दोबारा ये प्राइसेस को ऊपर ले जाएंगे, फिर ये प्रीडेटरी प्राइसिंग ना कर दे, तो ये प्रीडेटरी प्राइसिंग एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस है। इसी तरीके से ये एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस है कि आप सप्लायर्स आपस में कॉम्पीट ना करें बल्कि प्राइस फिक्स कर लेंगे, भाई आपके पास अगर कोई आए तो आप भी इस प्राइस पे सेल करना, मेरे पास कोई आएगा मैं भी इस प्राइस पे सेल करूंगा, इससे कम पे सेल ही नहीं करना है ताकि आपको भी प्रॉफिट हो हमें भी प्रॉफिट हो। ऐसी मार्केट में अगर कोई नया एंट्रेंट आता वो कहता है यार इतने हाई पे चार्ज कर मैं कम पे बेचता हूँ, तो उसको टिकने ही नहीं दे रही, एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस है। इस तरह ये भी एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस है कि भाई अपने आपस में फेयर कंपटीशन क्यों नहीं कर रहे, प्राइस फिक्सिंग क्यों कर रहे हो। प्राइस फिक्सिंग करना मतलब आपने कार्टेल बना लिया, और कार्टेल अलाउड नहीं होता कि मिल के आपने ना मार्केट के अंदर कि किसी को किसी अपने कंपटीशन को किल करने के लिए 2-3 मिल गए, सही। और गवर्नमेंट चाहती है कि कंपटीशन हो, वाई, ताकि सप्लाई बढ़े, नंबर ऑफ सप्लायर्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ सप्लायर्स बढ़ेंगे तो सप्लाई भी बढ़ेगी, नंबर ऑफ सप्लायर्स बढ़ेंगे कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा तो प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी होगी, प्रोडक्ट की क्वांटिटी भी ज्यादा होगी, तो सप्लाई बढ़ गई ना। तो गवर्नमेंट चाहती है कि जितना ज्यादा ब्रेकअप इनटू स्मॉलर फर्म्स हो, बड़ी लार्ज फर्म से बेहतर है छोटी छोटी फर्म्स, तो उसके लिए गवर्नमेंट जो है हो सकता है इंसेंटिव्स भी दे कि आप फलां जगह फलां सेक्टर के अंदर जहाँ पर ओलिगोपोली है वहाँ पर और सप्लायर्स अगर ऐड होंगे तो गवर्नमेंट उनको पहले साल टैक्स नहीं लेगी, कोई पहले 2-3 साल टैक्स नहीं लेगी, समथिंग लाइक दैट। और पहले 2-3 साल तो ऐसे लॉस ही होना है, मतलब पहले 2-3 साल जब भी प्रॉफिट होगा तब टैक्स नहीं लेगी, तो और ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे ना इससे नए सप्लायर्स। ट्रेड बैरियर्स गवर्नमेंट अगर ख़त्म करती है या लगाती है, दोनों हो सकती है सप्लाई साइड पॉलिसी। कैसे? रिमूव करना भी सप्लाई साइड पॉलिसी हो सकती है ट्रेड बैरियर, और ट्रेड बैरियर लगाना भी सप्लाई साइड पॉलिसी है। ट्रेड बैरियर्स होते क्या है? फ्री ट्रेड को स्टॉप करने के जो हर्डल्स हैं। अब आप इसको इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, फ्री ट्रेड को, अगर फ्री ट्रेड हो रही है इंटरनेशनली तो माल इजीली एक्सपोर्ट हो सकता है, माल इजीली इंपोर्ट हो सकता है। अच्छा, कोई भी गवर्नमेंट हार्डली चाहेगी कि एक्सपोर्ट के ऊपर कोई बैरियर लगाए। अपने मुल्क से माल एक्सपोर्ट हो रहा है तो नहीं चाहेगी गवर्नमेंट्स कि कोई ट्रेड बैरियर्स लगाए, अनलेस कि कोई ऐसी चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हो जो खुद मुल्क में रिक्वायर्ड है। खुद मुल्क में अगर रिक्वायर्ड है कोई चीज़ तो वो तो गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि एक्सपोर्ट हो, ठीक है। क्योंकि अगर एक मुल्क है जो ऑलरेडी कोई स्पेसिफिक टाइप की क्रॉप है जो उसके वहाँ नहीं उगती बल्कि इंपोर्ट करनी पड़ती है, सही है, उस मुल्क के अंदर अगर वो क्रॉप उगना शुरू हो जाए लेकिन फिर भी लिमिटेड क्वांटिटी में, तो मुल्क चाहेगा कि सबसे पहले वो अपने अंदर ही कंज्यूम होना। ऑलिव्स अगर मुल्क इंपोर्ट करता था, अब प्रोड्यूस होना शुरू हो गया मुल्क के अंदर, तो गवर्नमेंट चाहेगी कि अब ये जो प्रोड्यूस्ड आउटपुट है ऑलिव्स का वो एक्सपोर्ट ना हो जाए बल्कि अंदर ही कंज्यूम हो जाए डोमेस्टिकली, उस ऑलिव से ऑलिव ऑयल बने या कोई भी फूड प्रोडक्ट जो बन रही है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ एक्सपोर्टिंग इट। क्योंकि एक चीज़ अजीब सी बात है, आप एक्सपोर्ट कर रहे हो और इंपोर्ट भी कर रहे हो। सो सिवाय इसके गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट के ऊपर बैरियर्स नहीं लगाएगी, राइट। अब बचे इंपोर्ट्स। गवर्नमेंट एक्सपोर्ट पे तो चलो बैरियर नहीं लगाती, उसको छोड़ दो। इंपोर्ट्स के ऊपर गवर्नमेंट बैरियर्स लगा सकती है। बैरियर्स इंपोर्ट्स पे एक बैरियर की मिसाल दे दो कोई। कस्टम ड्यूटीज। कस्टम ड्यूटी एक बैरियर है कि जब माल इंपोर्ट होकर आता है तो गवर्नमेंट उस माल को क्लियर होने की, मतलब अपने लैंड पे आके यूज होने तक जाने से पहले कस्टम क्लियर करवाती है, जिसमें माल की क्वालिटी और क्वांटिटी सब कुछ मॉनिटर होती है, इन्वेस्टिगेट होता है क्या आया गया है और कितनी वैल्यू का है। जितनी वैल्यू का है उस पर 1% ऑफ टैक्स लगेगा जो कस्टम ड्यूटी कहलाती है। वो ड्यूटी लगने के बाद अब वो माल महंगा पड़ रहा है, तो जब माल महंगा पड़ रहा है मंगवाना, इंपोर्ट करना, तो लोग मंगवाएंगे नहीं ना। तो ये सप्लाई साइड पॉलिसी ये हो सकती है कि ड्यूटी लगाओ, और सप्लाई साइड पॉलिसी ये भी हो सकती है कि इंपोर्ट्स पे ड्यूटी ना लगाओ, सिलेक्टिवली। समझो, अगर आपका डोमेस्टिक सेक्टर एक चीज प्रोड्यूस कर रहा है और बाहर से वही चीज आ रही है लेकिन बेहतर क्वालिटी की, अगर आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स कार्स मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है, लोकली प्रोड्यूस्ड कार्स जो है आपकी, ठीक है, लोकल कार्स जो है वर्सेस जो इंपोर्ट होती हैं, इंपोर्ट्स, उसके अंदर अगर इंपोर्ट्स की क्वालिटी, QLTY क्वालिटी कर रहा हूं, क्वालिटी ज्यादा बेहतर है लोकल की क्वालिटी से,
तो लोग वही खरीदेंगे फिर ज़ाहिर इंपोर्ट्स। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इंपोर्ट्स के ऊपर ड्यूटी ऐड कर देगी ताकि फिर वो एक्सपेंसिव भी पड़े, क्योंकि जब वो एक्सपेंसिव पड़ेगा तो लोकल सेक्टर आपका क्या है, उसका माल बिकेगा, क्योंकि इंपोर्ट ज़्यादा एक्सपेंसिव है तो लोकल गाड़ियाँ लोग खरीदना प्रेफर करेंगे, राइट। तो इस तरह से डोमेस्टिक सेक्टर को बचा लिया ट्रेड बैरियर लगा के, कस्टम ड्यूटीज लगा के, सही है। या हो सकता है कोई चीज़ इंपोर्ट होती थी उसकी इंपोर्ट ही बंद कर दी कि नहीं आप लोकली खरीदे, क्योंकि लोकली मैन्युफैक्चर होती है। दूसरे एंड पे हो सकता है गवर्नमेंट ट्रेड बैरियर्स हटा दे। लेट्स सपोज कस्टम ड्यूटी एक ट्रेड बैरियर ही है ना, अगर आप कस्टम ड्यूटीज लगाते हो वो एक ट्रेड बैरियर ही है। तो अगर कस्टम ड्यूटीज कल तक किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे थी जो मंगवाते थे, उससे ट्रेड बैरियर हटा दिया गया, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर आप फॉर एग्जांपल कार्स इंपोर्ट कराते थे तो इस पे इंपोर्ट ड्यूटी थी और अब भी है, लेट्स सपोज, सही, इंपोर्टेड कार्स के ऊपर, इंपोर्टेड कार के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लग रही है अगर, तो एक ट्रेड बैरियर है। दूसरी तरफ इंपोर्टेड कमोडिटीज, कमोडिटीज मतलब रॉ मटेरियल, कौन सा रॉ मटेरियल, प्राइमरी सेक्टर वाला, लोहा वगैरह, क्रूड ऑयल या गंदम, कि इससे फिर बनेगी कोई चीज। तो फॉर एग्जांपल इंपोर्टेड कमोडिटीज में आयरन ओर हो गई या क्रूड ऑयल हो गया, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ने कार से भी बेहतर, मैं मिसाल देता हूं और बेहतर समझ में आएगा, अगर आप पेट्रोल इंपोर्ट कर रहे हो तो उस पर गवर्नमेंट ने लगा दी ड्यूटी, लेकिन अगर आप क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हो कि उस कीचड़नुमा जो रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल है उससे खुद ही पेट्रोल जनरेट करोगे, खुद ही पेट्रोल निकालोगे, तो उससे उसके ऊपर ड्यूटी अगर थी तो हटा दी। तो अब मुल्क के अंदर जो इंपोर्ट्स होंगी ना पेट्रोल की, वो डिस्करेज हो जाएंगी। खैर पेट्रोल तो इंपोर्ट नहीं करना, बेहतर क्या है कि क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं जिससे पेट्रोल बनता है। अब होगा क्या, पेट्रोल इज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट, पेट्रोल इज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट। फिनिश्ड प्रोडक्ट एक्सपेंसिव होती है, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव होती है ना, क्योंकि फिनिश्ड प्रोडक्ट कैसे बनती है, कमोडिटी के तौर पे क्रूड ऑयल, जैसे क्रूड ऑयल एंटर हुआ उस पर बहुत सारे वैल्यू एडिशन हुए, वैल्यू एड हुई मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल लगा और उसके बाद बन गया वो पेट्रोल। पेट्रोल की कमोडिटी क्या होती है, क्रूड ऑयल, राइट। क्रूड ऑयल एंटर हुआ और उस पर लैंड, लेबर और कैपिटल लगा और उससे फिर पेट्रोल बना, और पेट्रोल आप इंपोर्ट करवा रहे हो तो वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा आपको एज कंपेयर टू अगर आप क्रूड ऑयल इंपोर्ट कराओ। क्रूड ऑयल सस्ता पड़ेगा, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करा रहे हो तो गवर्नमेंट ने कहा कोई ड्यूटी नहीं है, लेट्स सपोज इस पे, ताकि लोग क्रूड ऑयल इंपोर्ट कराएं और उसके बाद वो क्रूड ऑयल जाए ऑयल रिफाइनरीज के अंदर। अब ऑयल रिफाइनरीज के अंदर क्या हुआ, लैंड लगा आपके मुल्क का ही, लेबर लगी आप ही के मुल्क की, कैपिटल लगा आप ही के मुल्क का, एंटरप्रेन्योर जिन्होंने ऑयल रिफाइनरी सेट की वो भी आप ही के मुल्क के हैं। तो इससे इन सब का इस्तेमाल हो के जब पेट्रोल बना तो ये वाला जो वैल्यू एडिशन था उसका जो पैसा है वो आपके मुल्क के लोगों को में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ठीक है, और सिर्फ रॉ मटेरियल का पैसा जो है वो इंपोर्ट्स पे गया, सही है। सो गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है कि किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट से ड्यूटी हटा दे और किसी स्पेसिफिक पे लगा दे। ज्यादातर क्या करेगी, फिनिश्ड गुड्स के ऊपर ड्यूटी लगा देगी और रॉ मटेरियल लाइक कमोडिटीज से ड्यूटी हटा देगी, ताकि अगर आपके मुल्क में एक रॉ मटेरियल उगता ही नहीं है तो चाहिए ना बाहर से, आपके मुल्क में क्रूड ऑयल अगर है ही नहीं तो बाहर से मंगवाना पड़ेगा। तो बाहर से अगर मंगवा रहे हो तो पेट्रोल ना मंगवाओ, एटलीस्ट क्रूड ऑयल मंगवाओ। गवर्नमेंट ये चाह रही तो पेट्रोल पे ड्यूटी लगा दी और क्रूड ऑयल के ऊपर से ड्यूटी हटा दी। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी रिफाइनरीज खुलेंगी। रिफाइनरीज खुली तो क्या हुआ, सप्लाई साइड पॉलिसी है ना, सप्लाई बढ़ गई मुल्क में, रिफाइनरीज खुली तो जॉब्स क्रिएशन हुई, ये हुआ वो हुआ, और उससे फिर क्या हुआ कि और सिर्फ पेट्रोल नहीं बना, क्रूड ऑयल से और बहुत सारी बाय प्रोडक्ट्स भी बनती है। पेट्रोल है, डीजल है, ग्रीस है, टार है, जेट फ्यूल है, ठीक है ना। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बहुत सारी बनती है पेट्रोल से, वो उससे क्रूड ऑयल से। तो वो सब कुछ अब आपके मुल्क के अंदर मैन्युफैक्चर हो रहा है, बस क्रूड ऑयल आप मंगवा। तो गवर्नमेंट ट्रेड बैरियर्स लगा भी सकती है और रिमूव भी कर सकती है, पढ़ लेना। तो ये दोनों सप्लाई साइड पॉलिसी बन सकते हैं, सिचुएशन पर डिपेंड करता है। फिर गवर्नमेंट जो है चाहती है कि अगर किसी सेक्टर के अंदर इंप्रूवमेंट आए तो प्राइवेटाइज कर देती है। अगर गवर्नमेंट खुद हैंडल नहीं कर पा रही तरीके से तो जब उसको प्राइवेटाइज करते हैं, प्राइवेट ओनर्स आके उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो सप्लाई बढ़ जाती है।
लेकिन उसके नुकसान भी है। फिर प्राइवेट ओनर जो हो सकता है वो तो प्रॉफिट मोटिव के साथ आते हैं, हो सकता है वो अपने तरीके से चलाएं, प्राइसेस हाई चार्ज कर ले, तो फिर वो हो सकता है आवाम अफोर्ड ना कर पाए। दैट्स अनदर थिंग। बट अगेन जब प्राइवेटाइजेशन होती है तो इससे क्या होता है, इससे सप्लाई आपकी बढ़ सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट खुद अगर जितना प्रोड्यूस कर पा रही थी उससे ज़्यादा एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज जो है वो कौन करेगा, प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट टारगेट रखता है अपने जहन में, और वो कॉस्ट कटिंग, एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज ये सब कुछ करता है, सही है। लेकिन हो सकता है उससे आपकी लेबर अनएम्प्लॉय भी हो जाए, हो सकता है प्राइवेट सेक्टर डीमेरिट गुड्स बनाना शुरू कर दे, हो सकता है पोल्यूट करना शुरू हो जाए एनवायरनमेंट को, तो प्रॉफिट देख रहा है ना, तो कॉस्ट कटिंग के चक्कर में एनवायरनमेंट को सस्टेन नहीं कर रहा अगर, सही। सो प्राइवेटाइजेशन से नुकसान भी है लेकिन फ़ायदा भी है, आपकी लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई शिफ्ट आउटवर्ड्स हो सकती है, ठीक है। ये एक दफ़ा मैं यहाँ से कर्व की तस्वीर ले लूँ लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई की, ताकि समझाने में बार बार जो है ना आसानी ही हो। जब भी मैं कहता हूँ शिफ्ट आउटवर्ड्स तो वही मुराद ये है कि आपका लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई अगर कुछ इस तरह से थी कि ये कर्व था अगर आपका, तो ये आउटवर्ड शिफ्ट हो गया, ये वाला कर्व बन गया। इसने कुछ ज़्यादा ही कर्व करके दे दिया, मैं तो यूँ बना रहा था एटलीस्ट, बिल्कुल स्ट्रेट करके यूँ करके दिया है, ठीक है, ओके फाइन। और आपकी एग्रीगेट डिमांड ये रही, सही। सप्लाई साइड पॉलिसीज़ आपकी लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई को आउटवर्ड शिफ्ट करती हैं, जिससे क्या होता है, क्वान्टिटीज़ ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही होती हैं और प्राइस लेवल्स कम हो जाते हैं, वरना पहले प्राइस लेवल्स हाई थे और क्वांटिटीज़ कम प्रोड्यूस हो रही थी, ठीक है। अच्छा, दैट्स आफ्टर प्राइवेटाइजेशन रेगुलेशन डीरेगुलेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेगुलेट करती है गवर्नमेंट ताकि ऑर्गेनाइज रहे सब कुछ, लेकिन उस रेगुलेशन के चक्कर में फिर बिजनेसेस के लिए चीज़ें एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ता है, लॉज रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, ब्यूरोक्रेसीज को बार बार रिपोर्ट करना पड़ता है, सेवरल स्टेप से कोई ना कोई एम्प्लॉयज़ को गार्ड करने वाली ऑर्गेनाइजेशन आ गई, जो एम्प्लॉयज़ के हवाले से गवर्नमेंट का कोई इदारा है जो एम्प्लॉयज़ की हेल्थ एंड सेफ्टी देख के मॉनिटर करने के लिए आ गया, और उसने आगे बता दी कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन में इक्विपमेंट जो है उसमें क्या क्या ऐड करना है, लोगों की किट्स में क्या क्या ऐड करना है, और लोगों के वर्किंग आवर्स क्या होंगे, XYZ। तो वो सब कुछ बिजनेस के लिए क्या टेंशन है, सही ना। तो हो सकता है बिजनेस से भागे, तो भागेगा बिजनेस अगर किसी चीज़ से सप्लाई कम हो जाएगी, लेकिन अगर बिल्कुल खुला छोड़ दिया तो सप्लाई बढ़ तो जाएगी लेकिन फ़ायदा नहीं है, बिजनेसेस एक्सप्लॉइट कर देंगे, सही ना, वो बिल्कुल निचोड़ के रख देंगे। जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया को निचोड़ा था ना, विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट द वर्किंग कंडीशंस, वहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनके इंडियंस के, उस सब को छोड़ के दे एक्सप्लॉइटेड, दे टुक अवे so much wealth from there। एक वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज थी तब जब ब्रिटिश आए थे उस वक्त, और जब चले गए तो उस वक्त वन ऑफ द पुअरेस्ट इन टर्म्स ऑफ क्या उस वक्त जो जनरेट कर पा रहे थे इनकम, तो उतनी अच्छी नहीं थी, हाल बुरे ही छोड़ के गए थे वो। बहरहाल लेट्स कम बैक टू वेयर हम कहाँ से हिस्ट्री खोल दी यहाँ पर। तो रेगुलेशंस क्यों लागू करती हैं गवर्नमेंट्स, ताकि वो बिजनेसेस को अनफेयर कॉम्पिटिशन, जो नए बिजनेसेस खुल रहे हैं उनको कोई पुराने बिजनेसेस अनफेयरली कॉम्पीट कर रहे हैं, प्रीडेटरी प्राइसिंग कर रहे हैं, तो उससे बचा सके। गवर्नमेंट्स रेगुलेशंस करती हैं एम्प्लॉयज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, हेल्दी एंड सेफ वर्किंग कंडीशन फराहम करने के लिए, ठीक है। ये किसी किस्म की मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स ना हो रही हो, हार्मफुल प्रोडक्ट्स ना सेल हो रही हो, या बिजनेसेस कोई डिसऑनेस्ट प्रैक्टिसेस ना कर रहे हो कि जो वो बोल रहे हैं वो नहीं बेच रहे, तो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करती है ना गवर्नमेंट, सही है। इसी तरीके से कुछ जो खाने पीने के बिजनेसेस हैं या कोई भी ऐसी चीज़ें जो कंज्यूमेबल है, वो ऐसी चीज़ें ना बन रही हो कि जो हार्मफुल हो, जो पॉइजनस हो, या फिर जो स्किन के में एलर्जीज क्रिएट कर दें, या किसी किस्म के कोई ऐसी प्रोडक्ट्स आ गई कि जिससे जो है ना उनके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की वजह से जो एमिशन हुए वो इस तरह की गैसेस एमिट हुई कि आसपास की जो लोकेलिटी थी उनकी ब्रीथिंग में इश्यूज आने शुरू हो गए, सही। तो ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए रेगुलेशंस करेगी गवर्नमेंट, ठीक है। और वो रेगुलेशंस के बलबूते पे की वजह से फिर बिजनेसेस को एक्स्ट्रा पैसा लगाना पड़ेगा ताकि वो सेफ जो है ना उनके प्रोडक्शन प्रोसेसेस को सेफ कर सके, ठीक है, हेल्थ एंड सेफ तरीके से प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर सके। तो कैसे कैसे लॉज हो सकते हैं, लेबर लॉज के मिनिमम वेज रेट सेट किया कि कम से कम एम्प्लॉयज़ वो एक्सप्लॉइट ना हो जाए, हेल्दी एंड सेफ वर्किंग कंडीशन। फिर टैक्स और ड्यूटीज़ लगा दी ताकि जब ड्यूटीज़ लगाएं तो लोकल इंडस्ट्री है ना
कहीं वो नहीं अच्छा क्वालिटी का गुड्स नहीं बेच पा रही है अगर, या सस्ता नहीं बेच पा रही है, और कोई फॉरेन कोई दूसरे मुल्क का कोई और सुपर मार्केट का कोई और चेन आ गई, लेट्स सपोज आपकी लोकल मार्केट से सस्ते प्राइसेस में चीजें सेल करना शुरू कर अगर, तो आपकी लोकल मार्केट बंद हो जाएगी। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उनको स्टॉप करेगी आने से, या कुछ माल इंपोर्ट और उस पर इंपोर्ट ड्यूटीज लगाएगी ताकि लोकल इंडस्ट्री आपकी बचे। ये सारी बातें बार बार रिपीट ही हो रही है, पीछे कर चुका हूँ, इसलिए अब मैं ज्यादा नहीं डिटेल कर रहा, इसको पढ़ लेना। एक आध अगर कोई डिफरेंट पॉइंट है तो, जैसे फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल रेगुलेशंस कि गवर्नमेंट ने हो सकता है मैंडेटरी कर दिया रिड्यूस रीयूज रिसाइकिल, इसके ऊपर गवर्नमेंट के कोई वो बने हो, अगर क्राइटेरिया सेट हुआ हो कि अगर आप फॉर एग्जांपल प्लास्टिक की प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो कम से कम जो प्लास्टिक नए की प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर कर रहे हो उसमें कम से कम 50% जो है वो रिसाइकल्ड प्लास्टिक होना चाहिए और 50% आप न्यू प्लास्टिक यूज कर सकते हो। अगर ये रेगुलेशन लगा दी तो इससे क्या हुआ कि नया प्लास्टिक का इस्तेमाल की जगह जो पुराना प्लास्टिक जो डिस्पोज हुआ था ना, वो कलेक्ट हुआ, आधा वो इस्तेमाल हुआ पिघला गया और आधा नए प्लास्टिक को यूज किया, तब जाके वो प्रोडक्ट्स बनी। ठीक है, सो इस तरह की कोई भी चीज़ें जो कार्बन फुटप्रिंट्स को, मतलब कार्बन वो किसी किस्म के एनवायरनमेंट को गंदा करने वाले जितना भी कार्बन होता है वो कार्बन इमिशन को रोकने की एनवायरमेंट रेगुलेशंस गवर्नमेंट लगा सकती है। प्राइवेसी प्रोटेक्शन वगैरह कॉन्फिडेंशियलिटी के लॉज लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक केस था, फेसबुक ने 5 लाख पाउंड्स का फाइन पे किया था, किस लिए? क्योंकि कैम्ब्रिज एनालिटिका के नाम से एक स्कैंडल चला था। ठीक है, एक कंपनी थी कैम्ब्रिज एनालिटिका, उसने क्या किया कि फेसबुक का डाटा लेके, ठीक है, उसके तहत लोगों के प्रेफरेंसेस को डिजाइन के लोगों की प्रेफरेंसेस क्या क्या हैं, उनकी प्रेफरेंसेस के हिसाब से ऐसी एडवर्टीजमेंट की कि आने वाले इलेक्शन कैंपेन पे वो चाह रहे थे ना जिसको वोट दे तो उसी को वोट जाए। या फॉर एग्जांपल ब्रेक्जिट की मिसाल देते हैं, ब्रिटिश एग्जिट, तो अगर कैंपेनिंग ये करनी थी कि ब्रिटिश को यूरोपियन यूनियन से एग्जिट करवाना है, तो उसमें कैम्ब्रिज एनालिटिकल का क्या रोल था कि ब्रिटिश के सिटीजन जितने भी थे ना, ब्रिटिश सिटीजन, इंग्लैंड के सिटीजन जितने भी थे, तो उनके पास जो है, मतलब इंग्लैंड को पहले यूरोपियन यूनियन का हिस्सा था, ठीक है, वो अलग हुआ यूरोपियन यूनियन से, तो जो उस प्रोसेस के अंदर लोगों के दरमियान एक रेफरेंडम वोटिंग हुई, ठीक है, तो वो वोटिंग होने से पहले लोगों की वोटिंग डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए क्या होता था, वो फेसबुक का डाटा लेके मॉनिटर करते थे कि कौन किस तरह का। फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा है जो आर्मी का था, जो रिटायर्ड आर्मी का कोई रह चुका था किसी पोजीशन में, फिर वो रिटायर हो गया, तो उसको ऐसी एडवर्टीजमेंट्स आने लगी कि बिकॉज ऑफ इंग्लैंड बीइंग पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, तो कोई ऐसी वीक स्टेट्स यूरोप की जहां से टेररिस्ट घुस सकते हैं, तो उनका एक्सेस जो है वो इंग्लैंड तक भी हो सकता है बिकॉज ऑफ द वीजा फ्री जो ट्रैवल है। तो अब एक एक्स आर्मी का बंदा ये चीज देखेगा तो सोचेगा कि यार एग्जिट हो जाना चाहिए, सही है। कोई एक ऐसा इंसान जो कि बड़ा नेशनलिस्ट है, उसके आगे ऐसी एड चल रही है फॉर एग्जांपल कि हमारा बहुत सारा जो है ना, हमारे मुल्क की रिसोर्सेज जो हैं, जब तक इंग्लैंड जो पार्ट है वो यूरोपियन यूनियन का, तो हमारी जो फ्री ट्रेड के चक्कर में क्या हो रहा है कि इंग्लैंड की इंडस्ट्री बूस्ट नहीं हो रही, बल्कि इंग्लैंड जो है बाहर से इंपोर्ट कर रहा है सब कुछ दूसरे कंट्रीज से यूरोपियन यूनियन की, और हमारा सारा जो इंग्लैंड का जितना पाउंड है वो दूसरी कंट्रीज में जा रहा है। तो उसको अगर इस तरह की कोई दिख गई तो वो भी चाहेगा कि यार वो वोट करे, नहीं फिर तो ब्रिटिश से एग्जिट होना चाहिए, ब्रेक्जिट होना चाहिए, ठीक है ना, ब्रिटिश को EU से एग्जिट होना चाहिए। तो वो इस तरह की एडवर्टीजमेंट्स क्राफ्ट कर करके भेजना शुरू हो गए, पर्सनलाइज्ड एड्स, जो आज भी हमारे सामने आती है, पर्सनलाइज्ड एड्स हमारे हिसाब से, कि हमारी प्रेफरेंसेस के हिसाब से ना, हमारी सर्च हिस्ट्री को देख के आती है ना एड्स वगैरह, तो बिल्कुल उस तरह से। लेकिन पूरे इलेक्शंस जो है वो कर दिए इन लोगों ने। तो इससे इसके अंदर क्या हुआ, फेसबुक ने जो पब्लिक का प्राइवेट डाटा था वो किसी और कंपनी को सेल किया ताकि वो यूज कर सके और लोगों के परचेजिंग डिसीजंस को या लोगों के वोटिंग डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सके। तो इस पे फेसबुक को फाइन हुआ था 5 लाख पाउंड्स का। तो ऐसी भी रेगुलेशंस होती है कि आपको प्राइवेसी भी सस्टेन लोगों की रखनी है, एडवर्टाइजमेंट मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए, कंपटीशन के खिलाफ कोई आपकी जो है ना अनफेयर प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ों को लेकर रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करती हैं गवर्नमेंट्स। बहरहाल लेकिन कंप्लाइंग विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस कैन बी कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग। गवर्नमेंट अगर चाहती है कि लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई बढ़े, तो गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा, समझ लो अगर गवर्नमेंट चाहती है कि लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई बढ़े, तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस नहीं लगा सकती। जितनी ज़्यादा रेगुलेशंस लगाएगी क्या होगा, उतने ज़्यादा बिजनेसेस जो है वो डिस्करेज होंगे उस जगह सेटअप होने से, सही है। और जितनी ज़्यादा डीरेगुलेशन करेगी गवर्नमेंट,
डीरेगुलेट करेगी तो बिजनेसेस सेटअप होंगे, तो बिजनेस जैसे सेटअप होंगे तो लॉन्गर एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि एकदम ही डीरेगुलेट कर दे, इतनी डीरेगुलेट कर दे कि एम्प्लॉयज़ को उनकी सैलरी वेज रेट प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रही, वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है। क्योंकि अगर इतना डीरेगुलेट कर दे तो बिजनेस तो भले सेटअप हो जाएंगे, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में एम्प्लॉयज़ भाग जाएं, तो दोबारा से आपके एग्रीगेट सप्लाई तो बैकवर्ड चली जाएगी क्योंकि एम्प्लॉयज़ ही शॉर्ट हो गए मार्केट से। ठीक है, इसको हमारे ये सप्लाई साइड पॉलिसीज़ का ये आखिरी मतलब एक ग्राफ को एटलीस्ट एक दफ़ा खुद बना लेना, ठीक है, ताकि थोड़ा सा विजुअलाइज कर सको जब भी इसके हवाले से कोई पॉइंट पढ़ सको। ठीक है।